दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक न एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है, अपराधियों को जब पकड़ कर लाती है, असलियत जब लोगों को पता चलता है, तो वाकई में किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जिसे हम तहजीब और नवाबों के शहर से भी जानते हैं। लखनऊ शहर का एक थाना पड़ता है कैसरबाग, और इसी कैसरबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला है गगनी शुक्ला, और इसी गगनी शुक्ला मोहल्ले का रहने वाला है प्रत्यूष मणि त्रिपाठी, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। प्रत्यूष की पत्नी का नाम है प्रतिभा त्रिपाठी, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। प्रत्यूष के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा। प्रत्यूष जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जो बीजेपी युवा मोर्चा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है। प्रत्यूष जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन प्रत्यूष जब नेता बन जाता है तो इस वजह से उसके कई सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। प्रत्यूष के बगल में ही रहने वाला एक मुस्लिम परिवार, दरअसल उस मुस्लिम परिवार से प्रत्यूष की कुछ अनबन हो जाती है, और अनबन होने की मात्र एक ही वजह होती है कि प्रत्यूष ने उस मुस्लिम परिवार की एक लड़की को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। वो लड़की वो रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दे देती है। जैसे ही इस बात की जानकारी उस लड़की के घर वालों को होती है, वे सभी आकर प्रत्यूष से लड़ाई झगड़े के साथ ही साथ उसको धमकी भी देते हैं। प्रत्यूष जो सत्ता पार्टी का नेता तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस मुस्लिम परिवार से लड़ नहीं पाता है। लड़ाई झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों ही पक्ष के लोग थाने जाते हैं और जाकर एक दूसरे के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। लेकिन पुलिस इस मामले को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है, लेकिन इस वजह से प्रत्यूष काफ़ी घबरा जाता है। प्रत्यूष काफ़ी घबरा जाता है तो उसके जितने भी सहयोगी होते हैं, वे लोग भी प्रत्यूष का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि प्रत्यूष के जितने भी सहयोगी होते हैं उनको लगता है कि जब प्रत्यूष अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है तो हमारी सुरक्षा क्या करेगा। प्रत्यूष इस प्रकार से घबरा जाता है कि थाने में जाकर अपनी सुरक्षा के लिए एक गनर की मांग करता है, लेकिन प्रत्यूष को गनर नहीं मिलता है। इसलिए प्रत्यूष अपनी ही पार्टी के कई नेताओं से जाकर भी मिलता है और उनसे सिफारिश भी करवाता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्यूष को गनर नहीं मिलता है। पुलिस प्रत्यूष से कहती है कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम दिखने में काफ़ी हट्टे कट्टे हो। लेकिन प्रत्यूष काफ़ी डर डर कर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। ये बात है 3 दिसंबर 2018 की रात के लगभग 9 बजे के आसपास की। प्रत्यूष अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने दोस्त आशीष अवस्थी के साथ शहर में कुछ काम से जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद वापस आ जाऊँगा। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 10 बजे के आसपास प्रत्यूष बादशाह नगर में पहुँचता है, एक सुनसान जगह पर प्रत्यूष के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रत्यूष काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन प्रत्यूष होश में रहता है। प्रत्यूष अपना फ़ोन निकालता है और तुरंत ही नज़दीकी थाने में इसकी सूचना देता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है, तो देखती है कि प्रत्यूष की बाइक एक तरफ गिरी पड़ी हुई है और प्रत्यूष दर्द की वजह से जोर जोर से चीख और चिल्ला रहा है। पुलिस आनन फानन में प्रत्यूष को लेकर मेडिकल कॉलेज में जाती है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी प्रत्यूष की पत्नी और उसके घर वालों को भी देती है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को होती है, तो धीरे धीरे लोग हॉस्पिटल में इकट्ठा होने लगते हैं। इधर डॉक्टर जब प्रत्यूष का इलाज शुरू करते हैं, तो इलाज के दौरान ही प्रत्यूष की मौत हो जाती है। जैसे ही प्रत्यूष की मौत हो जाती है, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक होते हैं, उनके अंदर काफ़ी गुस्सा भर जाता है। इसलिए जितने भी समर्थक होते हैं, सभी हॉस्पिटल से लेकर गली मोहल्ले तक नारा लगाना शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर काफ़ी दबाव हो जाता है, इसलिए पुलिस भी अब काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है। पुलिस जब इस बारे में प्रत्यूष की पत्नी प्रतिभा से पूछताछ करती है, तो प्रतिभा भी पुलिस प्रशासन के ऊपर ही सवाल खड़ा कर देती है।
प्रतिभा कहती है कि मेरे पति पहले ही कह चुके थे कि उनकी जान को खतरा है और उनको गनर चाहिए, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं किया और आखिरकार उनके विरोधियों ने मेरे पति की हत्या कर ही दिया। पुलिस प्रतिभा से पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारे पति के ऊपर हमला कौन कर सकता है। इस पर प्रतिभा अपने ही पड़ोस में रहने वाले उन मुस्लिम परिवार वालों का नाम पुलिस को बताती है। जैसे ही नामजद मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस मुस्लिम परिवार से 2 लड़कों को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है, जिनमें से एक का नाम है अदनान और दूसरे का नाम है सलमान। पुलिस जब इन दोनों को पकड़कर थाने लाती है, लोगों को जब पता चलता है कि प्रत्यूष के ऊपर हमला करने वाले 2 मुस्लिम लड़के हैं, तो ये मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। दरअसल ये मामला हिंदू मुस्लिम का बन जाता है। पुलिस भी उस समय काफ़ी तेज़ी से हरकत करती है और चारों तरफ अपनी सिक्योरिटी को फैला देती है और चप्पे चप्पे पर नज़र रखना शुरू कर देती है। इधर प्रत्यूष का जब शव यात्रा निकलता है तो शव यात्रा में काफ़ी मात्रा में जनसैलाब उमड़ जाता है। पुलिस को भी डर लगने लगता है कि कहीं ये मामला ख़राब ना हो जाए। हालांकि जब शव यात्रा निकलती है तो उनमें से कुछ लोगों के ऊपर हमला भी कर देते हैं। इसलिए पुलिस हालात को देखते हुए इस मामले को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस सलमान और अदनान से काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन वो दोनों अपना गुनाह कबूल ही नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जवाब देते रहते हैं कि साहब प्रत्यूष के ऊपर जब हमला हुआ था तो हम दोनों इस शहर में ही मौजूद नहीं थे। पुलिस जब इन दोनों की तहरीर पर इन दोनों के फ़ोन की कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें से भी साफ साफ पता चल जाता है कि ये दोनों उस समय लखनऊ शहर में ही नहीं थे। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस फिर भी हालात को देखते हुए इन दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए काफ़ी कड़ी मशक्कत करना शुरू कर देती है। पुलिस उस घटनास्थल पर भी जाती है जहां प्रत्यूष के ऊपर हमला हुआ था। पुलिस को वहां पर एक सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाता है। पुलिस जब उस सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग चेक करती है तो आखिरकार उसमें से प्रत्यूष के ऊपर हमला करने वाले लगभग 4 से 5 लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार प्रत्यूष के ऊपर हमला करने वाला है कौन। पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए प्रत्यूष के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालती है। प्रत्यूष उस वक्त जिन जिन लोगों से भी बातचीत किया था, पुलिस उन सभी लोगों को थाने में बुलाती है। दरअसल उस वक्त प्रत्यूष ने लगभग 4 से 5 लोगों से बातचीत किया था और प्रत्यूष ने जिन जिन लोगों से भी बातचीत किया था, ये 4 से 5 लोग कोई और नहीं बल्कि प्रत्यूष के ही दोस्त हैं, जिनमें से एक का नाम है अनिल कुमार, दूसरे का नाम है प्रभात कुमार और तीसरे का नाम है धर्मेंद्र गुप्ता, चौथे का नाम है आशीष राणा और 5वें का नाम है अमित अवस्थी। पुलिस जब इन 5 को थाने लेकर आती है तो इन 5 से एक ही सवाल पूछती है कि तुम लोगों ने प्रत्यूष से क्या बातचीत किया था। तो 5 के 5 एक ही जवाब देते हैं कि साहब प्रत्यूष हमारा दोस्त है, इसलिए हम उससे बातचीत कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इन 5 के मोबाइल की कॉल डिटेल और उनकी आखिरी लोकेशन भी निकाल लेती है। लोकेशन से मालूम चलता है कि इन 5 के मोबाइल का आखिरी लोकेशन प्रत्यूष के आसपास का ही दिखाई दे रहा था। पुलिस जब इन 5 से पूछताछ करती है कि जिस वक्त प्रत्यूष के ऊपर हमला हुआ था उस वक्त तुम 5 कहाँ थे, तो 5 यही कहते हैं कि साहब हम लोग शहर के बाहर गए हुए थे। लेकिन जैसे ही इस तरह का झूठ बोलते हैं तो पुलिस समझ जाती है कि सब के सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये 5 झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त प्रत्यूष के ऊपर हमला हुआ था इनके मोबाइल की लोकेशन उसके आसपास का ही दिखाई दे रहा था। इसलिए पुलिस अब इन 5 से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार ये 5 अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब ये प्रत्यूष की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल प्रत्यूष को जब अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी गनर नहीं मिलता है तो प्रत्यूष काफ़ी डर डर कर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। इसलिए प्रत्यूष गनर हासिल करने के लिए एक योजना बनाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग मेरे ऊपर हमला करो। जैसे ही पुलिस को मालूम चलेगा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है तो मुझे गनर भी मिल जाएगा और इस वजह से मेरे विरोधी भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे।
हालांकि प्रत्यूष जब अपने ऊपर हमला करने की बात कहता है तो उसके दोस्त हमला करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्यूष सबको इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है और फिर अपने प्लान के बारे में समझाता है। इसी प्लान के तहत 3 दिसंबर की रात के लगभग 9 बजे के आसपास जब अपने घर से निकलता है, जैसे ही बादशाह नगर में पहुंचता है तो एक सुनसान जगह देखकर अपनी गाड़ी को रोक देता है और अपने 5 दोस्तों से बारी बारी से फ़ोन पर बातचीत करता है और सबको वहां बुलाता है। जब उसके दोस्त वहां पर आते हैं तो उनमें से एक दोस्त अपने साथ एक तेज़ धारदार हथियार भी लेकर आता है। जब ये 5 इकट्ठा होते हैं तो प्रत्यूष उन सबको अपने ऊपर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग चाहकर भी प्रत्यूष के ऊपर हमला नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रत्यूष कहता है कि जो मैंने बोला है तुम लोगों ने वैसा नहीं किया तो याद रखना मुझे गनर नहीं मिलेगा, और जब तक मुझे गनर नहीं मिलेगा मैं खुद की तो क्या तुम लोगों का साथ भी नहीं दे पाऊंगा। इतना मजबूर कर देता है कि आखिरकार उनमें से आशीष अवस्थी प्रत्यूष के हाथ पर चाकू से एक छोटा सा घाव कर देता है। हल्का सा जब हमला होता है तो उसके हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन प्रत्यूष कहता है कि मात्र इतनी सी चोट की वजह से पुलिस प्रशासन मुझको गनर नहीं देगा, इसलिए हमला इस तरह से करो कि सबको लगे कि हमला करने वालों ने मुझको जान से मारने का प्रयास किया है। प्रत्यूष अपने सहयोगियों से कहता है कि तुम लोग मेरे सीने पर हमला करो, इसलिए आशीष अवस्थी अचानक चाकू लेकर प्रत्यूष के सीने पर हमला कर देता है। लेकिन जब उसके सीने पर हमला करता है तो गलती से वो चाकू प्रत्यूष के सीने पर काफ़ी तेज़ी से वार कर देता है, जिसकी वजह से प्रत्यूष के सीने से काफ़ी मात्रा में खून बहने लगता है। काफ़ी दर्द जब होता है तो प्रत्यूष अपने आप को किसी तरह संभाल लेता है और अपने सारे दोस्तों को वहां से जाने के लिए कहता है। जब उसके सारे दोस्त वहां चले जाते हैं तो खुद प्रत्यूष पुलिस को फ़ोन करता है और इस बात की जानकारी देता है, लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो प्रत्यूष को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन प्रत्यूष जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तब तक उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून बह चुका था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून बह जाने की वजह से ही आखिरकार प्रत्यूष की मौत हो जाती है। आशीष अवस्थी कहता है कि साहब हम लोगों ने जानबूझकर प्रत्यूष को नहीं मारा है। हालांकि जब सबके सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं तो पुलिस इन सबको हिरासत में लेकर जेल भेज देती है, लेकिन पुलिस को ये भी पता है कि जब ये खबर लोगों को पता चलेगी तो कोई भी इस पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए पुलिस सबूत जुटाती है। दरअसल प्लान के तहत कुछ दिन पहले ही प्रत्यूष का एक दोस्त अमीनाबाद की एक दुकान से ग्लव्स खरीद कर लाया था। पुलिस उस दुकान से सीसीटीवी फुटेज निकालती है। उस फुटेज में वो ग्लव्स को खरीदते हुए दिखाई देता है। पुलिस इसी का आधार बनाकर प्रेस वार्ता करती है और इस केस का खुलासा कर देती है। हालांकि इस बात की जानकारी जब प्रत्यूष की पत्नी प्रतिभा को होती है तो प्रतिभा कहती है कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। दरअसल पुलिस जब अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है तो प्रत्यूष के दोस्तों को ही इस केस में फंसा दिया है। प्रतिभा इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। फिलहाल बात करें इस केस की तो इस केस की फाइल बंद हो गई है और पुलिस ने सलमान और अदनान को रिहा कर दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।